नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और न्यूज नाइट के आज के अंक में हम आपको दिखाएंगे पीएम मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी कुछ अहम खबरें। चर्चा करेंगे चमोली हिमस्खलन को लेकर भी, साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से किया अभिषेक। उत्तराखंड के चमोली में तलाशी अभियान पूरा। युद्ध स्तर पर जुटी टीम ने 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला। 8 श्रमिकों ने गंवाई जान। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी के सभी पदों से की छुट्टी। भाजपा ने बताया अंदरूनी मसला तो कांग्रेस ने कसा तंज। दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला जारी। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के ओपनर पवेलियन वापस। आज की जीत तय करेगी कौन करेगा ग्रुप ए से टॉप। और आज से शुरू हुआ रमजान का पाक महीना। इफ्तार और इबादत के लिए मस्जिदों में रोजेदारों की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने परिसर में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण की शुरुआत आजादी के बाद सरदार पटेल द्वारा शुरू करवाया गया था। प्रधानमंत्री ने वैदिक रीति रिवाज से 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से अभिषेक किया। उसके बाद वस्त्र पुष्प से श्रृंगार किया। प्रधानमंत्री ने देवाधिदेव महादेव की आरती उतारी और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगा। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की समाप्ति पर एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि वे सोमनाथ जाएंगे और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और अब बात करेंगे चमोली हादसे की। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों की तलाश में 3 दिनों से सेना द्वारा जारी सर्च ऑपरेशन अब आज पूरा हो गया है। सर्च ऑपरेशन में सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। हिमस्खलन में फंसे 54 श्रमिकों में से 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया और 8 मजदूरों की इसमें मृत्यु हो गई। आईटीबीपी हिमवीरों, भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने असाधारण समर्पण, साहस और समन्वय का परिचय दिया, जिसने ये चुनौतीपूर्ण मिशन को सफल हुआ। जिंदा रहने की जंग, जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, इसे पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड के चमोली में देखा गया। जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती इन घायल मजदूरों ने करीब से देखी है जिंदगी और मौत की जंग। जैसे हम सो के उठे हैं ना, तो ऊपर से एकदम बर्फबारी का पूरा वो आया है ग्लेशियर, और जैसे ही हम उसमें से निकलने वाले थे, इसी में तो टैंक हमारा जो वो था ना, वो कंटेनर, उसको बिल्कुल पलटा लिया गया। कंटेनर नीचे गया तो आर्मी वालों ने हमको रेस्क्यू किया वहाँ से। उसके बाद आर्मी कैंप में ले गया हमको। उसके बाद ट्रीटमेंट किया वहाँ पे। बेड है एकदम कहीं ले गया, चोट इधर पाँव पे, चेस्ट पे। सब ट्रीटमेंट तो पूरा अच्छा मिला सर यहाँ। जिंदगी भर ये लोग अपने जीवन में खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाएंगे। शुक्रवार को उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का सैलाब ऐसा टूटा कि इसमें सीमा सड़क संगठन के 54 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए।
इन मजदूरों के लिए बर्फीला तूफान काल बनकर आया, लेकिन खबर मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ के सैकड़ों जवान युद्ध स्तर पर जुट गए। सभी पेशेंटों का इलाज चल रहा है। हम फिर से रीअसेस करेंगे एंड उनकी स्थिति के अनुसार हम उन्हें डिस्चार्ज करेंगे अगले 2-3 दिनों के भीतर। 3 दिन तक बर्फीले तूफान की फिक्र छोड़ रात दिन जहां सेना समेत पूरी टीम जुटी, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी पल पल की जानकारी लेते रहे। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेज कैमरा के साथ एसडीआरएफ की संचार टीम तो पहुंची ही, जीपीआर समेत अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की भी मदद ली गई। रेस्क्यू मिशन चलाकर 46 मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 8 मजदूरों की ठंड से मौत हो गई। पूरा रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो गया है और 46 लोग जो उसमें पाए गए और उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ और जोशीमठ से कुछ लोगों को, 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया है और सभी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे। सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूरों में एक भाग्यशाली रहा, क्योंकि वो अपने घर चला गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12, बिहार के 12, उत्तराखंड के 13, जम्मू कश्मीर से 1, हिमाचल प्रदेश से 6, पंजाब से 1, नेपाल से 10 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए थे। विशेषज्ञ इस हादसे के पीछे की एक वजह ग्लोबल वार्मिंग को भी मान रहे हैं। ग्लेशियर टूटते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं। यूं तो ऐसी आपदाओं पर विभागीय नजर रहती है, लेकिन माड़ा में ऐसा हादसा हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जोशीमठ से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है आपके लिए समझना और जानना कि ये आखिर जो ग्लेशियर होते हैं वो कैसे बनते हैं। और हमने कहा कि ग्लेशियर क्या होता है और कैसे बनता है, ये आपकी जानकारी के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आप इस पूरे हादसे को, इस वाकये को आसानी से समझ पाइएगा। अब देखिए, जो पहाड़ों की जो ऊंची चोटियां होती हैं, वहां सालों तक, जी हां, सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह पर बर्फ जमने से इस तरह के ग्लेशियर्स बनते हैं। हजारों करोड़ों टन की मात्रा में जो है वहां पे बर्फ वहां पे जमा होता है। ग्लेशियर जो है वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो अल्पाइन होता है, जो पहाड़ों पे, ऊंची चोटियों पे अल्पाइन, और दूसरा जो होता है वो आइस शीट्स होते हैं। अब यह है कि पहाड़ों के ग्लेशियर्स को अल्पाइन श्रेणी में रखा जाता है। जो आप चमोली में देखें, वो अल्पाइन श्रेणी में इस तरह के ग्लेशियर्स आते हैं। ग्लेशियर टूटने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स है, कि जब वो चीजें होती है तो किस स्पीड में, आपने देखा कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो बहुत स्पीड में वो नीचे की तरफ वो सारा जो है वो बर्फ आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन और ग्लोबल वार्मिंग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, ग्लोबल वार्मिंग। हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि ये इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो इस तरह के जो ग्लेशियर्स के जो हादसे होते हैं उसके पीछे टेंशन किनारों पर और ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे अहम कारण है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स का जो बर्फ है वो तेजी से पिघलने लगता है और उसके नतीजतन होता यह है, जब बर्फ तेजी से पिघलने का काम शुरू हो जाता है तो उसका एक हिस्सा टूटकर, उस पूरे ग्लेशियर्स के उसमें से एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो जाता है जब वो पिघलना शुरू होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगले स्लाइड पर चलें। उसके बाद ये होता है कि किस तरह से ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और ग्लेशियर का जब कोई बड़ा टुकड़ा टूटता है तो उससे काल्विंग कहते हैं। बहुत बड़ा टुकड़ा जब वहां से टूट के नीचे की तरफ आने लगता है गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ से तो उसे काल्विंग कहते हैं। ग्लेशियल झीलों का बनना और अचानक फटना भी अहम कारण है। यह भी कहा जाता है, ये भी एक कारण है कि ग्लेशियल जो लेक्स बनते हैं और जब वो फटते हैं तब भी जो ग्लेशियल्स और इस तरह के जो बर्स्ट होते हैं वो भी एक कारण है। भूकंप या फिर भूगर्भीय हलचल से भी ग्लेशियर की संरचना को कमजोर करती है और उसकी वजह से भी हमने देखा है पास्ट में, इतिहास में, कि कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हादसा हो जाता है। चमोली इलाके में ये सिर्फ पहले नहीं, इससे पहले भी इस तरह के ग्लेशियर का टूट चुका है और ये हादसे हो चुके हैं चमोली इलाके में इससे पहले भी। और ये
रिसेंट में हुआ है। चमोली में 7 साल पहले भी इस तरह का ग्लेशियर टूटा था, उससे काफ़ी भारी तबाही हुई थी। तो ये कुछ है कि ग्लेशियर किस तरह से होता है और उसके पीछे कारण क्या है, हम आपको एक ब्रीफली बता दिए, इस पर हम चर्चा भी करेंगे आगे। अब बताते हैं आपको किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और कौन कौन सी टीमें इसमें पार्टिसिपेट की, जिसमें कि 46 श्रमिकों को बचा लिया गया। तो भारतीय सेना जो है वो सबसे अहम रोल प्ले किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तमाम जो एक कह सकते हैं टीम वर्क, उसने साथ दिया। तो भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, ये तमाम जो संगठन हैं वो, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, वायुसेना, गढ़वाल राइफल्स, डॉक्टर की टीम लगातार वहां पर रही, एम्बुलेंस, इंजीनियरिंग उपकरण और हाई एल्टीट्यूड के जो ये सारी चीजें हैं वो वहां पे मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। आज ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया और 46 जो श्रमिक हैं उनकी जान को बचा लिया गया। तो ये तमाम जो लोग हैं और इनमें जो शामिल लोग हैं उनके सैल्यूट की किस तरह से उन्होंने जान की बाजी लगा के इतने ठंड में, इतनी मुश्किलात में इन तमाम लोगों ने उन तमाम लोगों को बचाने का काम किया। पूरा हो चुका है ऑपरेशन। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को ये सारा हादसा हुआ था और आज तीसरा दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किस तरह से शुक्रवार को क्या हुआ, फिर शनिवार को क्या हुआ, फिर रविवार को क्या हुआ। एक एक करके आपको बताएं। तो पहले हम शुक्रवार पे चलेंगे। शुक्रवार को ये देखिए 33 लोगों को वहां से निकाला गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। पहले दिन जितनी एवलांच हुआ 33 लोगों को वहां से निकाला गया, ये फ्राइडे शुक्रवार को। उसके बाद कल क्या हुआ, कल कुल 51 लोगों को, उनमें से और भी लोग उसमें से निकाले गए, रेस्क्यू किया गया। तो कुल 51 लोगों को वहां से निकालने का काम किया गया शनिवार को। और आज जब ऑपरेशन ये पूरा हो चुका है तो रविवार को सभी 54 श्रमिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, सभी 54 श्रमिकों को। लेकिन उसमें से ये हुआ कि 46 श्रमिकों को निकाल लिया गया सकुशल, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग जो कि हम उनको नहीं बचा पाए। 8 श्रमिकों की उसमें दुखद मृत्यु हो गई। तो ये कुछ बातें इस पूरे हादसे को लेकर। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इस तरह की चीजें होती रहती हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का विशेष है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, आज हम उस पर निगाह डालते हैं। जो हमारा आज का विशेष है वो यही है कि चमोली में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जी हाँ, 46 अनमोल जिंदगियों को बचाया गया, लेकिन 8 जिंदगियों को हमने खो दिया। तो किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ये किस तरह से एवलांच होते हैं, इसके क्या कारण है, इस पर हम विस्तार से करेंगे आज चर्चा। विशेष चमोली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हुआ और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, निशांत, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान, नरेंद्र सिंह बुंदेला जी हैं जो कि आईजी हैं एनडीआरएफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भास्कर दत्त पाटनी जी हैं जो कि जियो टेक एक्सपर्ट हैं। भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले निशांत आपके पास आना चाहेंगे। जो पूरा ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है, किस तरह का ताज़ा अपडेट और इस वक्त वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं इस समय ज्योति मठ में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो 44 श्रमिक हैं उनका यहाँ के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 2 श्रमिकों को रेफर किया गया है जो गंभीर रूप से घायल थे और जो बाकी शव हैं वो यहाँ पर कुछ को परिवार को सौंपने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि परिवार को जल्द से जल्द सौंप दिया जाए। एक मजदूर जिसकी आज डिटेल आई थी कि वो बिना बताए यहाँ से निकल गया था, सकुशल अपने घर पहुंच चुका है। 55 मजदूर थे वहां पर, जिसमें से 54 इस हिमस्खलन में फंसे थे और 54 में से 46 जो हैं वो सुरक्षित हैं और सभी बहुत तेजी के साथ रिकवर हो रहे हैं। जब आज हमारी मरीजों से बात हुई, श्रमिकों से बात हुई, तो हमने देखा कि उनकी रिकवरी जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे बेहतरीन चीज थी वो कोऑर्डिनेशन थी। जितनी भी एजेंसीज थी आपस में बेहतर जो तालमेल नजर आया, इसकी के चलते 46 जिंदगियों को बचाया जा सका। और कहना होगा कि इंडियन आर्मी से लेके एनडीआरएफ से लेके एसडीआरएफ, बीआरओ और जो तमाम एजेंसीज थी, इनका जो कोऑर्डिनेशन था और इनका जो काम करने का तरीका था ये एकदम बेहतरीन रहा, जिसके चलते आज 46 लोग जीवित बचे हैं। और जो हिमस्खलन हुआ था, मैं आपको बता दूं कि लगभग 600 मीटर के दायरे को उसने कवर किया था और जो बर्फ थी 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक थी,
उसमें उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अगर 46 लोग सकुशल आए हैं तो हमें सैल्यूट करना होगा इंडियन आर्मी समेत इन तमाम एजेंसीज को, और खासकर केंद्र और राज्य सरकार ने भी जिस तरीके से आपस में तालमेल बनाया वो भी एक तरीके से अतुलनीय रहा। निशांत, जो श्रमिक बच के आए हैं 46 श्रमिक, उनमें से जरूर अगर आपकी बात हो पाई होगी, क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या कुछ कैसा था वो मंजर जब ये सारा हादसा हुआ? देखिए, हमारे मथुरा के एक श्रमिक से बात हुई थी, तब उसने बताया कि कंटेनर में पहले एक हल्की सी आहट हुई, शोर हुआ। वो लोग जब तक होश संभालते बाहर निकले, लगभग वो 10 साथी थे, और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा है उनकी तरफ आ रहा है, और कुछ उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, हालांकि वो कंटेनर में ही फंस गए। दूसरे जो श्रमिकों से बात हुई उनका कहना है कि हम सोते रहे और एक तेज आवाज आई, और जब हमारी आंख खुली तो हम नीचे कंटेनर समेत नीचे, और कई कंटेनर फट भी गए थे। और उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने अपने साथियों को निकालना शुरू किया, और पास में ही आर्मी का जो एक कैंप था वहां जाने की उन्होंने कोशिश की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे, जिस तरीके की बर्फबारी हो रही थी, जिस तरीके का मौसम था, लेकिन वो सभी लोग इंडियन आर्मी से लेके इन एजेंसीज को हमसे बातचीत करते हुए भी धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में उनके जीवन को बचाया। बिल्कुल, निशांत बने रहे हमारे साथ। और जिन व्यक्तियों पर, जिन फोर्सेस पर सबसे ज्यादा भरोसा इंडियन आर्मी और तमाम जो एजेंसीज जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, उसमें एनडीआरएफ ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। हमारे साथ आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुंदेला सर, बहुत ही मुश्किल भरा ये सारा ऑपरेशन रहा, कैसे देखते हैं, किस तरह की चीजें जब इस तरह के हादसे होते हैं किस तरह से आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप। इस तरह के जो हादसे, जो आइस एवलांच है, इस तरह की हादसे में एक्चुअल में इमीडिएट रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठंड में भी दबने के कारण डेथ हो सकती है। तो किस्मत अच्छी थी कि आईटीबीपी और आर्मी का कैंप बगल में ही था। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, उनकी जो फोर्स थी अवेलेबल थी वहां पर, उन्होंने आके इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बाद में खबर मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाहर से भी एयरफोर्स का जो असिस्टेंस था हेलीकॉप्टर्स का, वो भी स्टार्ट किया गया था। तो इसमें बेसिकली जो चैलेंज रहा है पूरे ऑपरेशन में, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, तो एयरफोर्स की सर्विस, जो हेलीकॉप्टर की सर्विस थी, मी-17 को माना तक लाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। छोटे हेलीकॉप्टर की सर्विस के चीता वगैरह जो छोटे हेलीकॉप्टर्स थे, उनके बेसिस पे जो विक्टिम थे उनको वहां से हटाया गया, और बाकी फोर्स है जैसे एनडीआरएफ भी है वहां स्पॉट पे उसी के थ्रू लाया गया था। रोड से माना में पहुंचना जोशीमठ के बाद मुश्किल था, क्योंकि पूरा रास्ता बर्फ के कारण ब्लॉक था। तो इसमें एयरफोर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन बुंदेला जी, जब इस तरह की चीजें होती है और खासकर एवलांच के समय में हजारों टन जो एक बर्फ है वो खिसक के आता है, और उसमें जब लोग दब जाते हैं, तो फिर किस तरह की टेक्निक, किस तरह की तकनीक का आप लोग सहारा लेते हैं, और खासकर इस हादसे में किस तरह से उन तमाम लोगों को खोजने का काम किया गया? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो विटनेस है, जिन्होंने देखा है अवलांच होते हुए, लोगों को दबते हुए, वो एक्चुअल एरिया बताते किस एरिया में लोग दबे हो सकते हैं। इस केस में 8 कंटेनर्स थे जिसमें लोग रह रहे थे, तो मोटा मोटी उनको आइडिया था कि 8 कंटेनर्स का लोकेशन कहाँ था, तो उन्होंने पहले बताया। तो उन कंटेनर्स को ट्रेस करके अंदर जो वे लाइव विक्टिम थे उनको हमने निकालने की कोशिश की, जो कि शुरू में आर्मी और आईटीबीपी ने किया था। और सेकेंड जो टूल्स है, इसमें कई इंटरेस्टिंग टूल्स है जिसको यूज में किया जाता है। जैसे अवलांच कॉर्ड है, एक बेसिक छड़ी होती है जो अंदर बर्फ में बहुत नीचे तक जा सकती है, उसको एरिया नाप करके टीम एरिया को एक्सप्लोर करती जाती है। जहां भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो उस बेसिस पे पता चलता है कि बॉडी है या कंटेनर है, जिस तरह से इनपुट आया उस तरह से। तो आज के दिन भी अवलांच कॉर्ड के बेसिस पे भी हमने जो डेथ हो गई थी उनकी बॉडीज को ट्रेस किया है। लेकिन बुंदेला जी, ये भी दुखद हुआ कि हम 8 श्रमिकों को नहीं बचा पाए। इसके पीछे क्या लगता है, किस तरह से क्या कारण रहे होंगे? देखिए, चैलेंजिंग था पहली बात। जो इनिशियल जो रिस्पांस इंडियन आर्मी और आईटीबीपी कर रहा है वो तारीफे काबिल है, जिसके कारण कई जानें बचाई जा सकी। नहीं तो ठंड में दबे होने के बाद इनको लंबे समय तक बचाना मुश्किल था। मौसम बहुत चैलेंजिंग था, बर्फबारी काफी थी, रात में ऑपरेशन मुश्किल था,
और इस तरह के इंसिडेंट में कोई अंधा दब गया और तुरंत नहीं निकाल पाए उसको, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली इस केस में जैसे 8 लोगों की जाने गई हैं, तो इस तरह का चैलेंजिंग टास्क में ये रिस्क तो रहता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही से ही तो बातें होती हैं कि भैया इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो पाया अभी तक साइंस की तरफ से? नहीं, साइंस का इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट इसका फोरकास्टिंग करती है, जहां पर हैवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है वो भी आता है, अवलांच का रेड अलर्ट भी आता है, सचेत ऐप भी है जो एनडीएमए इसको मेंटेन करती है। तो उस तरह के हमारे मौसम विभाग की तरफ से भी वार्निंग आती है, जिसको जो भी एजेंसी उस एरिया में रह रही है, जो काम कर रही है स्पेशली इंजीनियरिंग के एरिया में, वो भी उस चीज को ख्याल रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि कई बार अनप्रेडिक्टेबल रिस्पांस होता है, वेदर का भी, एरिया का भी, जिसको हम शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो इस तरह की चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके पीछे भास्कर जी हमारे साथ बने हुए हैं, भू तकनीकी विशेषज्ञ हैं, बेहतर बता पाएंगे। भास्कर जी, क्या जो चमोली में जिस तरह घटना हुई, एवेलांच आया, उसके पीछे सभी लोग कह रहे हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसा हमने भी कहा कि जो एक टेंशन है वो क्रिएट हुआ, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको बहुत तेजी से नीचे की तरफ खींचता है। आपकी नज़र में कैसे आप इसे देखते हैं? अमित जी, सबसे पहले तो नमन है बुंदेला साहब की टीम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, इतना बढ़िया इमरजेंसी रिस्पांस मिला कि आपने क्योंकि स्नो एवलांच का जो रिजल्ट्स है जो बड़ा डिवास्टेटिंग होता है, और हम देख रहे हैं कि 46 मजदूरों को बचा लेना इतनी जल्दी, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब आपने जो प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड डिजास्टर का म्यूजियम बनता चला जा रहा है। कुछ साल पहले जोशीमठ, उसके बाद सिलक्यारा, ये सीटीवी चैनल पर आपसे कई बार मेरी बातचीत हुई है। बिल्कुल। अब आया माना गांव वाला ये स्नो एवलांच। अब ये एवलांचेस तो होते ही रहते हैं, पहले भी हुए हैं पास्ट में, और एवलांच हैजार्ड असेसमेंट स्टडीज होती हैं, वो पहले से हम तय करते हैं कि किस तरह से कौन सा एरिया वल्नरेबल है। जहां तक माना का सवाल है, अगर आप देखें माना का, तो बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के पास कंटिन्यूअस ये 8-10 किलोमीटर कई एवलांच एरिया है जी। तो अब इसके कारण अगर देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग, वेल ओके, मगर उसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे हाई एंगल स्लोप्स, ये मोर देन 30 डिग्री का अगर स्लोप्स हो जाता है, एवलांच प्रोन हो जाते हैं, फिर नीचे को मूव करने लग जाते हैं। नंबर 2, आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो होता है, उसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो मेल्ट होगी, स्नो मेल्ट होगी तो जो स्ट्रक्चरल सेटअप है इसका स्नो पैक्स का, वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, और जब ये वीक होता है तो ये नीचे को मूव करने लग जाता है। उसके अलावा कई चीजें हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जी। हम बॉर्डर रोड्स वहां पे इंगेज थे और उन्होंने सड़क बना रहे थे, उसके भी कुछ कारण होते हैं, या ट्रैफिक मूवमेंट जो डायनेमिक फोर्सेज हैं हमारे, उसके कारण भी जो वीक लेयर्स है वो धीरे मूव होने नीचे को मूव करने लग जाते हैं। लेकिन भास्कर जी, आपने कहा कि ये प्राकृतिक कारण तो हैं ही, कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं, लेकिन इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उससे बच तो सकते हैं। हमारे पास साइंस है, हमारे पास विज्ञान है, हम उससे बच तो सकते हैं। देखिए, आपका कहना सही है, nobody on this earth can eliminate the disaster, we can minimize the disaster जी। डिजास्टर को हम मिनाइज, चाहे लैंडस्लाइड के उसमें हो या फ्लड के उसमें हो या स्नो एवलांच का चक्कर, जो व्हाटएवर इट इज। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हादसा हुआ है, इस तरह के हादसे कई और जगह भी हुए हैं, जैसे सोनमर्ग एरिया है, गुरेज वैली है, बुंदेला साहब इस बात को समझ जाएंगे जरूर, तो जेएनके में कई एरियाज है। यहाँ पर अगर आप देखें इसको, ट्रैफिक मूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कुछ न कुछ तो रोल थोड़ा इसका रहता है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो आपने बताया है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो हुआ है, उसकी वजह से कुछ न कुछ कारण ये ट्रिगर तो करते हैं। देखिए, एक वीक जोन होता है, अगर आप देखें स्नो पैक को, उसमें एक वीक जोन होगा। वीक जोन का मतलब ये है कि आपको जब स्नो पड़ता है तो उसके डिफरेंट लेयर्स होती है, उन डिफरेंट लेयर्स में कोई न कोई लेयर ऐसी वीक होगी जहां पे कि अगर आपने थोड़ा भी बाहर से कोई इंटरवेंशन किया
तो वो लेयर वहीं से फेल होना। तो मुझे लगता है कि भास्कर जी, जो एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड जो रीजंस हैं, हम अगर उसको मिनिमाइज करें तो हम इसके वजह से जो फैटिलिटीज़ होती हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी निशांत भी बने हुए हैं। निशांत, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो लोग जिनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल्स में, कब तक डॉक्टर्स कह रहे हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अपने घर तक वो पहुँच पाएंगे? देखिए, हमारी आर्मी हॉस्पिटल के मेजर डॉक्टर अंकित मिश्रा से बात हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन एक बार रीअसेसमेंट किया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो उम्मीद है कि कल परसों में ये खबर आ सकती है कि कुछ पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाए और कुछ जो गंभीर हैं उनमें 2 लोगों को तो ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। बाकी सारे लोग बहुत अच्छी और तेजी से के साथ रिकवर हो रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 से 3 दिन में ये सभी लोग अपने घर वालों से मिल पाएंगे, सभी श्रमिक अपने घर जा सकेंगे। ठीक है, बुंदेला जी आपके पास आना चाहूँगा। एनडीआरएफ से आप हैं, लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह की चीज़ें हिमालयन बेल्ट में होती रहती हैं, तो क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ काम करते, जो रहते हैं? तो इन सब एरियाज में गवर्नमेंट की जो एजेंसीज जो फोरकास्ट करती हैं वेदर और अलर्ट फोरकास्ट करते हैं, उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर बारिश है, हैवी रेन है या हैवी स्नो है, रोड खराब रहेगा, तो इसमें सफिशिएंट फोरकास्टिंग एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे गवर्नमेंट में वेबसाइट्स में अवेलेबल है, उसका जरूर ध्यान रखें। और इस तरह के इंसिडेंट होने पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एजेंसीज का, गवर्नमेंट एजेंसीज का, और पब्लिक जहाँ पर कम्युनिटी है उनका कोऑर्डिनेशन और हेल्प बहुत जरूरी है। तो उसमें उनको सेंसिटिव होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, तो ताकि लोकल लेवल पे भी वो रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, आखिरी सवाल भास्कर जी आपसे, एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, खासकर इन वल्नरेबल एरियाज में? देखिए, पहले तो आइडेंटिफाई करें हम एवलांच हैजार्ड असेसमेंट जो मैप बनता है या जो रिपोर्ट बनती है उसमें देखें कौन सा वल्नरेबल एरिया है। दूसरी बात, जो एवलांच वल्नरेबल एरियाज है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वहाँ से हटा दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए उस एरिया को, वो एक सेफ्टी मेजर होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स होगा। और इन केस कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, आपको जाना ही है, तो उसके लिए कई प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, गैलरीज बनती हैं, उसके अलावा रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे डीआरडीओ ने किया, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना के आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे बुंदेला साहब बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज है इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। उसका आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, आपका पार्टिसिपेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, साइंटिफिक कम्युनिटीज का, और ये सब बात करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तालमेल, ये कोऑर्डिनेशन और इसका जीता जागता उदाहरण हमने इस वाकये में भी देखा। तमाम एजेंसियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक वेल मैनर्ड तरीके से 46 श्रमिकों की जान बचा ली। ये वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भास्कर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी निशांत आपका भी, आप तीनों ही व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे के छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे ममता दीदी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें।
अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के समान एपिक नंबर होने के मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया है कि एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन दोनों मतदाताओं के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित दूसरे विवरण तो अलग अलग ही होंगे। ऐसे में मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। हालांकि आयोग ने भविष्य में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं को यूनिक एपिक नंबर आवंटित करने का फैसला किया है। डुप्लीकेट एपिक नंबर के किसी भी मामले को एक यूनिक एपिक नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा। इस प्रोसेस के लिए एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। दरअसल कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में समान एपिक नंबर का मामला सामने आया था, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया है। और वहीं बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के एक समान एपिक नंबर मामले पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर ममता बनर्जी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। ये अफसोस की बात है कि बंगाल की सीएम 2026 में अपनी हार के डर से चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास को कमजोर करने के लिए गलत सूचना का सहारा ले रही है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच और सुधार को प्राथमिकता दे और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम इसमें से हटाया जाए, जिन्हें टीएमसी ने पूरे राज्य में ममता बनर्जी के वोट बैंक के रूप में देखा है। आयोग को भाषाई अल्पसंख्यकों और हिंदू शरणार्थियों, जिनमें मतुआ समुदाय भी शामिल है, जो धार्मिक उत्पीड़न से भागकर बंगाल में बस गए थे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के टीएमसी के प्रयासों को भी विफल किया जाना चाहिए। और वहीं भाजपा के नेता नलिन कोहली ने कहा है कि दो राज्यों में एक ही एपिक नंबर का होना फर्जी नहीं है। जब मतदाता राज्य और विधानसभा क्षेत्र अलग अलग हों तो फिर इसका दुरुपयोग आखिर कैसे हो सकता है। टीएमसी ने जो सवाल उठाया था, चुनाव आयोग ने उसका बहुत ही उपयुक्त जवाब दिया है। यदि दो राज्यों में जिनमें दो अलग व्यक्ति हैं, दो अलग फोटो है, दो अलग नाम है, दो अलग बूथ है, उन पे अगर एक ही इलेक्शन नंबर कार्ड हो तो उससे कैसे चुनाव प्रक्रिया में फर्क पड़ सकता है? क्योंकि उसका दुरुपयोग थोड़ी ना हो सकता है। यूपी का कार्ड थोड़ी ना पश्चिम बंगाल में हो सकता है, जब व्यक्ति ही अलग है, स्थान ही अलग है, बूथ ही अलग है। तो मुझे लगता है बड़ा सटीक जवाब आया चुनाव आयोग का, और राजनीतिक रूप से और हर रूप से, संवैधानिक रूप से देश के हित में चुनाव आयोग मजबूती से अपना काम करे, निष्पक्ष चुनाव हो, ये तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। तो साफ तौर पर चुनाव आयोग ने भी कहा कि ये जो एपिक नंबर है वो सेम हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं दो अलग अलग लोगों के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फर्जी वोटर है। इसके पीछे कारण क्या है, हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। एक देखिए, पहले तो एपिक नंबर क्या होता है। एपिक मतलब इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और इसका एक नंबर होता है एपिक नंबर। एपिक नंबरों का जो दोहराव है, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि यह फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता इसका मतलब नहीं होता है। आगे क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि केंद्रीकृत जो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, उसको अपनाने से पहले
राज्यों द्वारा इसको उपयोग में लाया गया था। इस एपिक नंबर को जनरेट करने का जो प्रोसेस था, सेंट्रलाइज सिस्टम होने से पहले ही राज्यों द्वारा इसको लागू कर लिया गया था, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। राज्यों द्वारा एक ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के उपयोग के कारण ही ऐसा हो पाया है। ये जो नंबर होता है उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, इसलिए उसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। और इसलिए सेंट्रलाइज सिस्टम से पहले ही जब इसको राज्यों ने लागू किया था तब इस तरह की इसलिए दिक्कत आ रही है। एक जैसी संख्या होने का मतलब ये नहीं कि मतदाता फर्जी है। ये साफ तौर पर ममता बनर्जी ने इसका आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण कर दिया कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मतदाता फर्जी है, अलग अलग राज्यों में भी है। मतदाताओं के एपिक नंबर समान हो सकते हैं, ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि समान हो सकते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम इसको और भी एक यूनिक एपिक नंबर देंगे जिससे कि कोई डुप्लीकेसी इसकी नहीं होगी। केवल एपिक नंबर ही किसी वोटर की वोट करने की पात्रता निर्धारित नहीं करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके पास सिर्फ एपिक नंबर है, सिर्फ यही एक टर्म नहीं है कि आप जो मतदाता है वो आप सही में मतदाता है या नहीं। इसके पीछे और भी कारण है कि जनसंख्या के विवरण है, विधानसभा क्षेत्र है और मतदान केंद्र जैसे विवरण भी अलग अलग हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये फर्जी है, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं। एपिक नंबर चाहे जो भी हो, निर्धारित मतदान केंद्र पर ही आप वोट डाल पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपका सारा डिटेल होता है। ये नहीं कि आपका अगर दो लोगों का एपिक नंबर सेम है और वो कहीं भी जाके वोट डाल सकता है, ऐसा नहीं है। जहां पे उनका नाम दर्ज है जिस वोटिंग केंद्र पर, वहीं पे वो जाके वोट डाल सकता है। जहां उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है वहीं वोट डाल सकता है और वो कहीं नहीं वोट डाल सकता है। तो ये स्पष्ट करते हैं ये सारी चीजें कि ये जो है वो डुप्लीकेसी इसकी नहीं है, कोई फर्जी वोटर नहीं है। एपिक नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। आप देख सकते हैं उस इमेज में किस तरह से यहाँ पे जैसे ABC एक सांकेतिक तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, तो अल्फा भी है ABC और न्यूमर्स भी है 1 2 3 4 5, तो इस तरह से दोनों मिक्स होके अल्फा न्यूमेरिक वो नंबर होता है। मतदाता की पहचान को सत्यापित करने में ये जो नंबर है एपिक नंबर, वो मदद करता है। अब ममता बनर्जी ने इसको एक इशू बना दिया कि देखिए एपिक नंबर सेम है और इसको लेकर फर्जी वोटर्स जो हैं वो सामने आ गए हैं। लेकिन अब ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको और भी आने वाले दिनों में दुरुस्त करेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, रुकें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे आकाश की छुट्टी, भतीजे से बुआ की कट्टी, इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ समय पहले जिस भतीजे आकाश को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था, अब उनकी ही पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से उनकी छुट्टी कर दी गई है। इतना ही नहीं, मायावती ने घोषणा कर दी है कि उनके जीवित रहते, जी हां, उनके जीवित रहते कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा।
मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने कहा है कि अशोक सिद्धार्थ ने यूपी सहित पूरे देश में पार्टी को गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का काम किया। मायावती ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सहित ऑल इंडिया के सभी छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कई अहम फैसले लिए। अब पार्टी के महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पार्टी के नए राष्ट्रीय समन्वयक बनाए गए हैं। दोनों के कार्यों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मायावती का यह फैसला उनके पारिवारिक बिखराव की तरफ भी इशारा कर रहा है। और वहीं मायावती के इस फैसले को जहां बीजेपी ने उनकी पार्टी का आंतरिक मामला बताया, तो वहीं कांग्रेस ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मायावती अब अपने परिवार की समस्याओं में फंसकर उलझकर रह गई है। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा। मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं, घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है। बढ़े आगे। पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिससे न सिर्फ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, बल्कि असमानता को भी ऐतिहासिक रूप से कम किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपने नए स्टडी में किया है, जिससे विकसित भारत का विजन जो है वो सार्थक होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे देश में असमानता में कमी और अत्यधिक गरीबी को खत्म किया है, इसकी बानगी एक बार फिर वैश्विक पटल पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने अपने एक नए अध्ययन में ये ऐतिहासिक खुलासा किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित भारत में समावेशी विकास के 4 तथ्य शीर्षक वाले इस पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के डेटा का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया है। इस डेटा के मुताबिक सबसे गरीब वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिला, साथ ही खाद्य उपभोग्य वस्तुओं और स्थायी वस्तुओं की खपत बढ़ी है, जिसके चलते अत्यधिक गरीबी, जो विश्व बैंक के $1.9 PPP यानी खरीद शक्ति समता गरीबी रेखा से मापी जाती है। अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 12.2% थी, जो 2023-24 में गिरावट के साथ केवल 1% रह गई। निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त $3.65 PPP रेखा पर भी गरीबी 2011-12 में 52.8% से 2023-24 में 15.6% तक तेजी से कम हुई है, जिसके लिए मुख्य कारण घरेलू प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि को बताया गया है। The IMF have projected that India will be growing at 6.5% as against 3% all over globally. And now 2 factors which are important to be noticed in IMF report is that it will be crucial for India that private investment as well as the foreign investment for institutional investment should grow. It will not only be the government investment, it is a private investment which has to do. अध्ययन में खपत असमानता में दर्ज हुई ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र किया गया है, जो 2011-12 में 37.5 से 2023-24 में 29.1 तक गिर गई। 6 दशकों के खपत सर्वे डेटा में पहली बार असमानता में इतनी तेजी से कमी देखी गई है। साथ ही अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि दशकों पहले तेंदुलकर और रंगराजन फ्रेमवर्क के तहत स्थापित की गई आधिकारिक गरीबी रेखाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं। अत्यधिक गरीबी समाप्त हो जाने के साथ ही हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे आज की आर्थिक वास्तविकता को बेहतर तरीके से देखा जा सके। बहरहाल, विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भले ही कई मोर्चे पर चुनौतियां हों, लेकिन देश में समावेशी विकास को दर्शाती ये रिपोर्ट भारत के सुनहरे भविष्य के साथ विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के शासन गीर का दौरा करेंगे।
पीएम वहां एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी वहां करेंगे। तीन मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगिर का दौरा करेंगे। वहां पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। यह केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पीएम की पहल और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारत एक बार फिर साबित कर रहा है कि संरक्षण केवल किसी एक जीव प्रजाति की रक्षा नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखने का संकल्प है, आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत एशियाई शेरों की दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। गुजरात का गिर वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। कैंपस शिफ्ट के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। और यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और एक निगाह डालेंगे कि अब तक हमने डीडी न्यूज़ की टीम ने आपके लिए क्या कुछ परोसा न्यूज़ नाइट के इस बुलेटिन में। तो आपको दिखाते हैं कि अब तक कौन कौन सी खबरें हमने आपको दिखाई। अभी तक जो हमने आपको खबरें दिखाई, ममता दीदी का एक और झूठ बेनकाब हो गया। एपिक वाला जो मामला था उसको लेकर आकाश आनंद की छुट्टी हो गई है। बीएसपी के ये अंदरूनी कलह कह सकते हैं, इसको लेकर हमने आपको खबर दिखाई। और भतीजे से बुआ की कुट्टी किस तरह से, ये सारा मामला जो है हमने आपको दिखाने की कोशिश की अभी तक न्यूज़ नाइट के इस अंक में। और बढ़ेंगे अब आगे और अब बात करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये कि आज़ादी से अब तक के 75 वर्षों में बीते 10 वर्ष नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। और इन 10 सालों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और बाकी भारत के बीच की दूरी कम हुई है, बल्कि लोगों के दिलों की दूरियां भी घटी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समय की प्राथमिकता के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, तो पीएम मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के 3 मंत्रों के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता देकर गति देने का काम किया जा रहा है। अजय मिश्र की इस खास रिपोर्ट को देखते हैं।
देश का पूर्वोत्तर इलाका, जिससे पहले दुर्गम और पर्वतीय इलाका समझकर विकास की धारा से अलग समझा जाता था, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने नया नाम दिया अष्टलक्ष्मी का। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्तर पूर्व कितनी बड़ी प्राथमिकता है, इसका अंदाज आप खुद एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि वो 70 बार व्यक्तिगत रूप से नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। केंद्र ने 54 मंत्रालयों को बजट का 10% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करना जरूरी कर दिया। साल 2014 से अब तक देश की 54 मंत्रालयों ने 3.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च नॉर्थ ईस्ट पर किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है। उड़ान योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में 2014 से अब तक 8 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या भी 10 सालों में 113% बढ़ चुकी है। बीते 10 वर्षों में 19 नए वाटरवेज बनाए गए, जिन पर 1000 करोड़ का खर्च हुआ। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। अब असम को वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेन भी मिल चुकी है। रेलवे के बजट में बीते 10 सालों में 5 गुने से ज्यादा के इजाफे के साथ 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम के तहत 90 परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2024-25 के बजट में नॉर्थ ईस्ट में सड़क निर्माण के लिए ही 19,338 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,000 किलोमीटर सड़क में से 4,200 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में 190 परियोजनाओं पर 83,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होना है। टाटा समूह ने $3.3 अरब के निवेश के साथ देश का पहला सेमीकंडक्टर टेस्टिंग सिस्टम पर काम शुरू किया है, जो पूरी नॉर्थ ईस्ट की दिशा और दशा बदलने जा रहा है। असम में जो प्लांट लगेगा, उस प्लांट से डेली 4 करोड़ चिप्स बन के निकलेंगी। 4 करोड़ डेली 4 करोड़ चिप्स। और ये दुनिया के हर बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के, उन सब के डिवाइसेस में मेड इन असम, मेड इन इंडिया चिप्स लगने वाली है। साल 2022-23 में पीएम मोदी की सलाह पर 100% केंद्र प्रायोजित योजना पीएम डिवाइन की शुरुआत की गई, जिसमें 2024 तक करीब 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जल्द ही नॉर्थ ईस्ट में एशिया के 4 सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। As Minister of Communications and Minister of Donor, I commit to you that we will ensure that every investment receives its priority, not only in the state of Assam, but across the length and breadth of the Northeast. रिलायंस ग्रुप, अदानी, वेदांता समेत कई कारोबारी समूहों ने हाल ही में संपन्न हुए एडवांटेज असम 2.0 के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते किए। कई स्टार्टअप्स भी अब इस रीजन में रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर केंद्र की समावेशी नीति और योजनाओं के सैचुरेशन की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने वाली विकास की कहानी में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित है वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best
at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर हरियाणा से। हरियाणा के रोहतक में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास सूटकेस में एक शव मिला है जो कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का बताया जा रहा है। हिमानी राहुल गांधी की चर्चित भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी रह चुकी हैं। हिमानी की मां ने कांग्रेस पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। प्रदेश की सियासत में इसको लेकर हड़कंप बवाल मचा दिया है। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, सूटकेस में मिली हिमानी नरवाल की लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी चर्चित हिमानी नरवाल। हिमानी की मां सविता ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। हिमानी नरवाल की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला उपमंडल में बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह बंद सूटकेस में एक युवती का शव मिला। युवती की पहचान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। गौरतलब है कि युवती की लाश सांपला बस स्टैंड से दिल्ली की ओर जाने वाले पुल के पास सड़क किनारे एक नीले रंग के बड़े सूटकेस में मिली। हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें SIT का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। हिमानी कांग्रेस के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हैं। हिमानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आई थी। हिमानी की मां की आंखों में आंसुओं और आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों छलक रहे हैं। उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं और कौन होगा। अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब इतनी नजदीक थी कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा उनके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को बड़े सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित है, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हैं या सामान्य आदमी है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने मृतका की मां के आरोप को सही बताया। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है। दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई। कांग्रेस में कार्यकर्ता की हत्या का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी इसका एक इतिहास है। साल 1995 में तंदूर कांड देश के सबसे चर्चित और जघन्य हत्याकांडों में से एक है। तत्कालीन दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नैना भी कांग्रेस की कार्यकर्ता थीं। केरल में कांग्रेस के गुटों के बीच हिंसक झड़पें समय समय पर रिपोर्ट की गई हैं। 1980 और 1990 के दशक में कुछ मामलों में कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन ये ज्यादातर व्यक्तिगत या क्षेत्रीय विवादों से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात रमजान की। दुनिया के साथ ही पूरे देश में रमजान की धूम है। हर तरफ एक अलग तरह का समा रमजान की अहमियत को बयां कर रहा है। जहां मस्जिदें गुलजार हो गई हैं, वहीं लजीज पकवानों की खुशबू से फिजा महक रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की बधाई। देखिए हमारे सहयोगी नवाजिश चौधरी की इस खास रिपोर्ट को देखिए और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। रविवार को पहला रोजा रखा गया। इफ्तार और इबादत के लिए मस्जिदों में रोजादारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में रमजान की रौनक का अलग ही रंग है। यहाँ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में रोजादार जमा हुए हैं। शनिवार की रात से रमजान की विशेष नमाज तरावीह का भी आगाज हो चुका है। ये महीना अपने अंदर मोहब्बत का, अमन का, भाईचारगी का पैगाम रखता है, क्योंकि इस महीने में तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपने सिख भाई हों, सब एक दस्तरखान पे बैठते हैं और रोज़ा कुशाई करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उम्मीद है यह हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आएगा। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। रमजान मुबारक। वहीं बाजारों में भी रमजान की जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। भूख की वजह से जो बॉडी के अंदर जो हमारे वेस्टेज चीज़ें होती है, जो हमें निगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, वो क्या होता है, वो भूख की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो वो रिजनरेट होती है और रिफाइन होती है। पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ माशाल्लाह से। जामा मस्जिद पे हमने भी पहला रोज़ा खोला, बहुत अच्छा लगा। सब लोग यहाँ आए हैं, रोज़ा रख के आए हैं, बड़े खुश हैं। रोजा अच्छी जिंदगी जीने का प्रशिक्षण देता है। रोजादार की अंतरात्मा उसे नेक इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कार सिखाती है। रोजे का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भूख प्यास पर काबू पाना नहीं है। यह आत्म संयम, अल्लाह के प्रति समर्पण और सही राह पर चलने का संकल्प है। रोजे की बरकत का यारो माजरा ही और है। खैर कर लेकर खजाने माह रमज़ान आ गया। जी हाँ, बाजार सजे हुए हैं, मसाजिद सजी हुई हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। विभिन्न रंग के यहाँ पकवान सजे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त रौनक जामा मस्जिद में आज देखी जा रही है। पहले रोज़े का इफ्तार है तो रौनक भी क्यों ना हो, चारों तरफ एक जश्न का सा माहौल है। माह रमज़ान का खैर मकदम लोगों ने बहुत ढंग से किया है। कैमरामैन अरमान खान के साथ नवाज़िश चौधरी, DD न्यूज़, दिल्ली।